जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आरंभ डिजिटल पाठशाला में। हमने एनसीईआरटी के कक्षा 6 को स्टार्ट किया था दोस्तों, और इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर यदि आपने उस 2 क्लास को नहीं देखा है तो उस 2 क्लास को पहले देख लीजिए। आज का ये तीसरा क्लास है। तो हम लोगों ने बहुत से चैप्टर इसमें देख लिया है, और आज हम लोगों को देखना है पौधों को जानिए और शरीर में गति और सजीव एवं उनका परिवेश। हम लोगों को इस 3 चैप्टर को आज देखना है। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शाक किसे कहा जाता है, झाड़ी क्या है और वृक्ष क्या है। शाक क्या है, झाड़ी क्या है, वृक्ष क्या है। तो इसमें शाक का परिभाषा एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो आपसे कम लंबे हैं, यानी कि आपकी हाइट से जो कम हाइट के पौधे हैं तो उन्हें शाक कहा जाता है। और जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तो उसे झाड़ी कहा जाता है। तो उस पौधे को क्या कहा जाएगा, झाड़ी। और जिस पौधे की हाइट आपसे अधिक है, आपसे बहुत लंबे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, वृक्ष। यानी कि शाक जिसका हाइट कम है आपसे, और झाड़ी जिनका हाइट लगभग आपके समान है तो वो झाड़ी, और जिसका हाइट सबसे अधिक है, आपसे ऊंचा है, तो उसे वृक्ष कहते हैं। इसके बारे में और सरलतापूर्वक आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जो पौधे कोमल जो पौधे हरे और कोमल होते हैं, जो पौधे हरे होते हैं, कोमल होते हैं, तो उन्हें शाक कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि जो पौधे छोटे छोटे होते हैं, जो हरे होते हैं, कोमल होते हैं, उन्हें शाक कहते हैं। जैसे कि शाक में आ जाएगा पालक, छोटा छोटा होता है, धनिया, मेथी, ये सभी शाक कहलाएंगे, शाक की श्रेणी में आएंगे। और इससे आगे देखते हैं कि जो आपके बराबर हैं, जो आपके हाइट के बराबर पौधे हैं, उन्हें झाड़ी कहते हैं। और झाड़ी में ये है कि ये लचीला होता है, झाड़ी लचीलापन होता है, और ये लगभग आपके हाइट के बराबर होते हैं। और इसमें अगर हम पेड़ पौधे की बात करें तो वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, पेड़ पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, भूरे होते हैं, और जिसे वृक्ष कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। और अब हम लोग देखते हैं विसर्पी लता। जैसे कि शाक, झाड़ी और वृक्ष में हमने देखा कि शाक किसे कहते हैं, जिनकी हाइट बहुत छोटा छोटा हो और जिनका तना कोमल हो, उन्हें कहते हैं शाक। और झाड़ी जिनकी हाइट लगभग आपके समान है, आपके हाइट की जितनी हाइट है और वो उसमें लचीलापन होता है, तो वो झाड़ी है। और जिसकी हाइट सबसे अधिक हो, आपसे ऊंचा हो, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, उसे वृक्ष कहेंगे। और हम लोग देखते हैं विसर्पी लता। विसर्पी लता किसे कहते हैं, विसर्पी लता वैसे पादप जो स्वयं खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो स्वयं अपने बल पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो विसर्पी लता है। और ये क्या होते हैं, ज़मीन पे फैल जाते हैं, ऐसे 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 ज़मीन पर फैल जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, विसर्पी लता कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि आरोही। आरोही किसे कहेंगे, आरोही, आरोही मतलब वो होता है जो कि किसी के सहारे, किसी अन्य पेड़ पौधों के सहारे उन पर चढ़ जाते हैं। जैसे कि देखिए एनसीईआरटी का परिभाषा देखते हैं हम लोग कि आरोही, जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को आरोही कहते हैं। जैसे कि पान का पत्ता, वो किसी अन्य पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे ही आरोही कहते हैं। और विसर्पी क्या था, विसर्पी जमीन पर ही ऐसे 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 लेट करके आगे बढ़ना, उसी को विसर्पी लता कहते हैं। पौधे सीधे खड़ा नहीं हो पाते हैं, जमीन पर ही फैल जाते हैं, फैल जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उसे विसर्पी लता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट मुख्य मुख्य बातें बताता जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब तना के बारे में हम लोग देखते हैं कि तना क्या है। देखिए तना का कार्य हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। एनसीईआरटी का जो छोटा मोटा परिभाषा है उसको हमने एक जगह एकत्रित किया है। तो तना का कार्य क्या है, संवहन करना। एक इसमें उदाहरण ये भी दिया गया है कि अगर यदि आप एक ग्लास ले और ग्लास में पानी भर दे, पानी और उसमें एक स्याही दे दे, स्याही किसी भी लाल कलर का दे दे, ब्लू कलर का दे दे, और उसमें तना को काट करके रख दे। उसके बाद आप 1-2 दिन में देखेंगे कि वो पूरा तना ही उस कलर का हो गया है जिस कलर का हमने इसमें स्याही डाला था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तना ने संवहन का कार्य किया।
तना के माध्यम से होते हुए वो स्याही का जो जल था वो तना में प्रवेश कर गया। इसका मतलब ये है कि तना कौन सा कार्य करेगा, संवहन का कार्य। यानी कि अगर पेड़ पौधे में जो खनिज होते हैं, जल होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पूरे पेड़ पौधे में पहुंचाना। और ये जो संवहन का कार्य करता है इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। तने का कार्य कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम, संवहन के माध्यम से, संवहन का कार्य करके। और जो तने का कार्य क्या है, तने का एक और कार्य है यांत्रिक सहायता प्रदान करना, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। और तने का कार्य है संवहन का कार्य करना, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। अब आगे देखते हैं पत्ती। पत्ती का देखते हैं कि पत्ती जो है दो प्रकार के होते हैं। और पत्ती किससे जुड़ी होती है, पत्ती जो है पर्णवृंत के माध्यम से तने से जुड़ी होती है। पत्ती किसके माध्यम से तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत के माध्यम से। जो ये भाग है पत्ती का, ये भाग, इसको क्या कहा जाता है, पर्णवृंत। और ये तने से जुड़ी होती है। तो अब हम लोग देखते हैं पत्ती कितने प्रकार के होते हैं। पत्ती दो प्रकार के होते हैं, एक जालिका रूपी और एक समानांतर पत्ती। जालिका रूपी पत्ती और समानांतर पत्ती। अब जालिका रूपी पत्ती किसके होते हैं, आम के, पीपल के, महुआ के, इस सबका क्या होता है, जालिका रूपी। और समानांतर किसके होते हैं, धान के, गेहूं के। और इसमें ये जालिका रूपी होते हैं। इस तरह से देखिए जालिका बना हुआ है, इस ऐसे पौधे में जालिका बना हुआ है। और ये सब पौधे लंबे लंबे होते हैं, लंबे 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 लंबे। तो ये क्या है, समानांतर, ये समानांतर पौधे हैं। और ये जालिका रूपी पौधे हैं, पौधे की पत्तियां हैं। देखिए यहाँ फलक क्या है, फलक क्या है, चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है। पत्तियों में ये जो चपटा हरा भाग है इसी को फलक कहा जाता है। और ये जो साइड वाला किनारा वाला था जिससे तना से जुड़ा होता है तो इसे पर्णवृंत कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पत्तियों का और क्या कार्य है, वाष्पोत्सर्जन करना। पत्तियों का और अन्य कार्य क्या है, वाष्पोत्सर्जन करना। पत्तियों का कार्य है वाष्पोत्सर्जन करना। अगर यदि आप एक पन्नी को किसी पत्ती में बांध दें इस प्रकार, और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि इसमें पानी का बूंद आ गया है। ये कैसे आ गया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पानी की बूंदें इसमें आ जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा इसमें पानी की बूंदें आ जाती है। पौधे में बड़ी मात्रा में जल वायुमंडल में छोड़ते हैं। पौधे जो है बड़ी मात्रा में जल वायुमंडल में छोड़ते हैं। वही जो जल है ये इसमें पन्नी में आ जाता है। तो पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, यानी कि अपनी पत्ती के माध्यम से जल को वाष्पोत्सर्जित करते हैं। तो अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि पत्तियों का क्या कार्य है। पत्तियों का कार्य है कि पत्तियों का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, वाष्पोत्सर्जन करना और कीटों को आकर्षित करना। कीटों को आकर्षित करना भी पत्तियों का कार्य है। और प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिससे कि पौधे भोजन बनाते हैं। वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। आगे देखते हैं जड़। अब जड़ कितने प्रकार का होता है, पौधे को यांत्रिक सहायता जड़ प्रदान करता है। और जड़ दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़। तो मूसला जड़ जो होते हैं, मूसला जड़, ये देखिए यहाँ मूसला जड़, ये सीधा चलते रहते हैं। देखिए ये मूसला जड़ क्या होता है कि ये सीधा चलते जाएगा और इसमें ऐसे होते जाएगा। और ये जो रेशेदार जड़ है इसमें रेशा की तरह निकलते जाएगा, रेशा की तरह। तो ये रेशेदार जड़ होते हैं। और रेशेदार जड़ जो होते हैं ना, इसमें समानांतर पत्तियाँ होती है, इसे समानांतर पत्तियाँ होती है। और ये जो मूसला जड़ होता है, इस मूसला जड़ में ये वाली पत्तियाँ होती है। दिखाता हूँ मैं अभी आपको, जालिका रूपी और ये समानांतर पत्तियाँ हैं। तो ये जालिका रूपी पत्तियाँ जो है, ये जालिका रूपी पत्तियाँ, ये और ये समानांतर पत्तियाँ, यही दोनों पत्तियाँ इसमें होती है। देखिए जैसे कि मूसला जड़ है तो उसमें कौन सी पत्तियाँ होंगी, समानांतर। और इसमें क्या होगी, जालिका रूपी। आगे देखते हैं हम लोग कि जड़ें क्या कार्य है, मिट्टी से जल अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसमें जड़ का क्या कार्य है, जल का अवशोषण करना। जड़ का क्या कार्य है, जल का अवशोषण करना। और तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, तना। ये तना जो है जल और खनिज लवण को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। पत्तियां क्या करती है, पत्ती का कार्य क्या है,
पत्ती का कार्य है भोजन का संश्लेषण करना, और यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाते हैं। तने से होकर विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाते हैं। इस प्रकार की कुछ जड़ों में जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टोपियाको आदि हम खाते हैं। पुष्प, पुष्प के बारे में देखते हैं हम लोग। पुष्प, पुष्प खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? देखिए यहाँ, यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। पंखुड़ियाँ, विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है, अलग अलग रंगों की होती है। इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन था? क्या आपने ध्यान दिया? छोटी पत्ती भाती बायदल, इसे बायदल कहते हैं। पुष्प, पुष्प में देखिए दोस्तों, यहाँ पंखुड़ियाँ हैं, ये और ये भाग को पंखुड़ियाँ कहते हैं, और ये जो किनारा वाला होता है इसे बायदल कहते हैं। पुष्प। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुष्प में दो भाग होता है, देखिए यहाँ, एक पुंकेसर होता है और एक स्त्री केसर होता है। और इसके जो एंथर, ये देखिए यहाँ एंथर, पराग कोश में क्या होता है? पुष्प के एंथर में यानी कि पराग कोश में क्या होता है? परागकण होता है। यही परागकण जो है वर्तिकाग्र पर जाता है, स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर जाता है, वर्तिकाग्र पर जाता है। यही परागकण चाहे कीट के माध्यम से जाए, हवा के माध्यम से जाए, ये परागकण क्या होता है? वर्तिकाग्र पर जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फ्लावर जो होता है पुष्प, इसमें क्या क्या होता है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उसके बाद एक पुमंग और जायांग यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर। इसमें अंतर होता है, फिलामेंट होता है। इसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। सारांश देख लेते हैं हम लोग कि सामान्यतः पौधे का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल, ये तीनों चीज होता है तने पर। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है, जालिका रूपी और समानांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा क्या करती है? जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ का काम क्या है? पौधे को मिट्टी से दृढ़ता पूर्वक जमा के रखना, और खनिज पदार्थ का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना मिट्टी से। और जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की हमने बता चुका है पहले, मूसला जड़, रेशेदार जड़। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती है। पहले हमने बताया था कि जालिका रूपी जो सिरा विन्यास होता है उसमें क्या होता है? मूसला जड़ होता है। और जबकि समानांतर शिरा विन्यास वाला जो पत्ती होती है उसमें कौन सा जड़ होता है? रेशेदार जड़ होता है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां दूसरे भागों को जल और पत्तियां भोजन से अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर को देखते हैं। जैसे कि ये कंदुक खल्लिका संधि घुटने की हड्डियों में पाया जाता है। इसमें एक गेंद की तरह होता है और एक संधि की तरह। ये देखिए इस प्रकार से ये गेंद जो है इस सॉकेट में बंद हो जाता है, और इस सॉकेट, जैसे कि घुटने की हड्डी होती है, ये सॉकेट की तरह का काम करता है। वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है, कंदुक खल्लिका संधि। उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। जहाँ दो हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा होता है उसी को कंदुक खल्लिका संधि। एक गेंद की तरह का ढांचा होता है और एक इसे क्या कहते हैं? कब्जा की तरह, देखिए इस तरह होता है, और इसमें एक गेंद की तरह होता है जिससे कि ये मुड़ पाता है। तो इसे कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। संधियाँ हमारे जोड़ के पास पाई जाती है। हिंज संधि, हिंज संधि क्या होता है? हिंज संधि जो है कब्जा के पास, जैसे कि हाथ का कलाई ये जो होता है, यहाँ हाथ के केहूनी के पास के हड्डी जो होते हैं उसे हिंज संधि, वहाँ पर हिंज संधि होता है। हाथ के केहूनी के पास जो हड्डी होता है उसे हिंज संधि, जैसे कि कब्जा, कब्जा की तरह। गेट में कैसे कब्जा होता है, उसी कब्जा की तरह काम करता है। आगे पीछे सिर्फ हो सकता है, ये संधियाँ सिर्फ आगे पीछे हो सकता है, एक ही दिशा में, एक दिशा में सिर्फ आगे पीछे हो सकता है। इसे कब्जा संधि कहते हैं।
अचल संधि, अचल संधि अब क्या है, मस्तिष्क में, दिमाग में, ये जो सिर में होता है इसमें अचल संधि होते हैं, क्योंकि इसे हम हिला डुला नहीं सकते। आप नीचे का जबड़ा तो हिला सकते हैं, लेकिन ऊपर का जो भाग है, ऊपर का सिर वाला भाग, ये आप नहीं हिला सकते हैं, ये अचल है, ये हिल नहीं सकता, इसलिए इसमें कौन सा संधि होगा, अचल संधि। ढांचा, ये देख लीजिए, ये मनुष्य के शरीर का ढांचा है, ये अस्थियों के द्वारा बना होता है मनुष्य के शरीर का ढांचा। यहाँ देखिए, कान, कान किससे बना होता है, कान किसका बना होता है, उपास्थि का, कान उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का, कान उपास्थि का बना होता है, इसे मोड़ा जा सकता है। देखिए कान को मोड़ा जाता है, ये हड्डी से बना हुआ नहीं, ये उपास्थि से बना हुआ है, इसीलिए इसे कान को मोड़ा जा सकता है। जंतु की चाल, किसानों का मित्र कौन होता है, किसानों का मित्र केंचुआ होता है, किसानों का मित्र केंचुआ होता है। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। अब घोंघा, घोंघा का जो है शरीर, ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, ये बाह्य कंकाल जो इसका CaCO3 का बना होता है। और नाखून और बाल जैसे हम लोग का बाह्य कंकाल हुआ, उसी तरह का इसमें केंचुआ में क्या है, बाहरी बाह्य कंकाल जो है ये CaCO3 का बना होता है घोंघा में। घोंघा। अब तिलचट्टा, तिलचट्टा को देखते हैं, कॉकरोच, कॉकरोच में क्या होता है, 13 चैम्बर होता है, कॉकरोच में कितना चैम्बर होता है, 13 चैम्बर, और उसमें 3 जोड़ी पैर होती है, 3 जोड़ी पैर और 13 चैम्बर होते हैं कॉकरोच में, तिलचट्टा में। पक्षी, पक्षी को देखिए, पक्षी क्या होता है, हल्का होता है और इसे उड़ने में मदद करता है। यहाँ देखिए, पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की पर मजबूत होती है। पश्चात पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। देखिए यहाँ, अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। यही है कि पक्षियों को जो है ना, उनका हल्का शरीर उड़ने में मदद करता है। अब मछली, मछली में एक चीज़ याद रखना है कि मछली का जो शरीर नाव की आकृति का होता है। मछली का शरीर किसकी आकृति का, नाव नाव की आकृति का होता है, और ये धारा रेखी होता है। इसका आकृति कैसा होता है, धारा रेखी है। एक ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखी होता है। सर्प, सर्प कैसे चलते हैं, सर्प, सर्प में है कि सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, जो परस्पर जुड़ी होती है, यही इसको चलने में मदद करता है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया यहाँ, अरस्तु का पुस्तक, अरस्तु 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 के पुस्तक का नाम है गेट ऑफ एनिमल्स, गेट ऑफ एनिमल्स। यहाँ से याद रखना है कि अरस्तु का एक पुस्तक है गेट ऑफ एनिमल्स। और अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का पिता और जूलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है, इसे याद रखना है। अब हम लोग सारांश देख लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसका सारांश देखते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर के पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। कंकाल जो है आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं सुरोड़ी मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। यह संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। आगे देखिए कि पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। अब यहाँ मछली के बारे में, मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी हुई पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए, तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। अब यहाँ देखिए आगे, केंचुए में गति शरीर की पेशियों को बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अर्ध सतह पर
शुष्क केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करता है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अब आगे प्रमुख शब्द दिया गया जो जो हमने सीखा, मेरुदंड, कंदुखलिका संधि, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतु की चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणीय अस्थियाँ, पसली पिंजर, कंधों की अस्थियाँ, कंकाल, धरा रेखीय, ये सारी चीज़ों के विषय में हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।